आधुनिक भारत की यह गाथा उसकी शक्ति, तकनीक और उसके लोगों के अटूट विश्वास की कहानी है। यह कड़वा सच है कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की आग में झुलस रही है, लेकिन भारत ने जिस तरह से इस आपदा का सामना किया है वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दुनिया का अंत शायद ऐसा ही दिखता होगा। लंदन जैसे शहर में जहां लोग साल भर हल्की सी धूप के लिए तरसते थे, वहां आज सूरज आग उगल रहा था। 42 डिग्री तापमान। आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे भारत के राजस्थान या दिल्ली में तो इतना तापमान आम बात है, लेकिन उन गौरों के लिए यह मौत का फरमान था जिनके घर, जिनकी सड़कें और जिनकी रेल की पटरियां इस भीषण गर्मी को सहने के लिए बनी ही नहीं थीं। टेम्स नदी के किनारे लोग बेहाल होकर गिर रहे थे। एम्बुलेंस की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं, लेकिन अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं थी। सड़कों का डामर पिघलकर जूतों में चिपक रहा था। इसी हाहाकार के बीच लंदन के एक बड़े समाचार संस्थान के दफ्तर में एक वीडियो आता है। वीडियो भारत की राजधानी दिल्ली का था। वहां भी पारा 40 के पार था, लेकिन तस्वीर कुछ और ही कह रही थी। वीडियो में लोग अपने ही शांत भाव से मेट्रो के ठंडे डिब्बों में सफर कर रहे थे, आधुनिक बाजारों में घूम रहे थे और सड़कों पर मुस्कुराते हुए गन्ने का रस पी रहे थे। वहां बैठी एक अनुभवी पत्रकार जिसका नाम सारा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह कोई बनावटी वीडियो है। उसने गुस्से में अपने साथी से कहा कि यह कैसे संभव है। जिस भारत को हम आज भी पिछड़ा और गरीब समझते हैं, वह इस वैश्विक आपदा में इतना व्यवस्थित कैसे रह सकता है। उसे लगा कि भारत सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए यह सब दिखा रही है। उसने उसी वक्त तय किया कि वह खुद भारत जाएगी और इस तथाकथित आधुनिकता के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाएगी। वह यह दिखाना चाहती थी कि भारत भी वैसी ही मुसीबत में है जैसा पूरा यूरोप। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे सच समझ रही थी वह उसकी अपनी पुरानी और संकुचित सोच का पर्दा था। दिल्ली के हवाई अड्डे पर जब सारा का विमान उतरा तो उसे लगा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा, गर्म हवा के थपेड़े उसे झुलसा देंगे। उसने अपनी पानी की बोतल को कसकर पकड़ लिया और लंबी सांस ली, पर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसे एक जोर का झटका लगा। यह झटका गर्मी का नहीं था, बल्कि उस सुखद ठंडक का था जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हवाई अड्डे के भीतर का वातावरण इतना सुहावना था जैसे हिमालय की कोई ताजी सुबह हो। वहां न तो कोई शोर शराबा था और न ही कोई अव्यवस्था। चारों तरफ चमकती हुई दीवारें और फर्श जो किसी भी यूरोपीय देश के हवाई अड्डे को मात दे रहे थे। सारा ने गौर से देखा कि वहां काम करने वाले लोग बेही सलीके से अपना काम कर रहे थे। उसे लगा शायद वह गलती से किसी और देश में आ गई है। उसने पास खड़े एक सुरक्षाकर्मी से पूछा कि क्या यहां इतनी ठंडक हमेशा रहती है? क्या बिजली जाने का डर नहीं रहता? उस जवान ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बहन जी, यह नया भारत है। हमारे यहाँ सूरज की गर्मी तो सदियों पुरानी है, पर उससे निपटने का हमारा तरीका अब बहुत आधुनिक हो गया है। आप बेफिक्र होकर घूमिए, हमारे देश में अतिथि को पसीना नहीं आने दिया जाता। सारा के मन में अभी भी शंका थी। वह हवाई अड्डे से बाहर निकली। टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते ही उसने सोचा कि अब तो दिल्ली की धूप उसे अपनी चपेट में ले ही लेगी। लेकिन जैसे ही उसने एक सफेद रंग की टैक्सी का दरवाजा खोला, उसे फिर से वही अनुभव हुआ। गाजी के भीतर का तापमान इतना कम था कि उसे अपनी जैकेट की याद आने लगी। टैक्सी चलाने वाले का नाम रामू था, जिसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। उसके चेहरे पर एक संतोष और सादगी थी। उसने सारा के चेहरे की हैरानी को भांप लिया और पूछा कि बेटी, कहां से आई हो? सारा ने बताया कि वह लंदन से आई है और वहां बहुत बुरा हाल है। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया कि हमने सुना है कि वहां रेल की पटरियां पिघल रही हैं। हमारे यहां भी गर्मी बहुत है, पर हमने अब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है। गाजी आगे बढ़ी। सारा खिड़की से बाहर की दुनिया को देख रही थी। सड़कों पर गाजियों का सैलाब था, लेकिन सब कुछ बड़ा सुचारू था। उसने देखा कि सड़क के किनारे बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे जो हवा में नमी घोल रहे थे। जगह जगह पर छायादार पेड़ और आधुनिक बस स्टैंड बने थे जहां लोग आराम से बैठे थे। उसने रामू से पूछा कि क्या लोग इस बिजली और सुविधाओं के लिए बहुत पैसा देते हैं? रामू ने बड़े ही गर्व से कहा कि बेटी, हमारे देश के इंजीनियरों ने अब ऐसी तकनीक बनाई है कि सूरज की धूप से ही बिजली पैदा हो रही है।
देखिए उन छतों पर लगे सौर ऊर्जा के पैनल। अब हम सूरज से डरते नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और रही बात पैसे की, तो अब गरीब से गरीब आदमी भी अपने मोबाइल से एक बटन दबाकर सब काम कर लेता है। सारा को याद आया कि लंदन में जब गर्मी बई थी तो वहां का इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया था, लेकिन यहां रामू जैसे साधारण टैक्सी चालक के पास भी डिजिटल भुगतान का यंत्र था। उसने देखा कि सड़क किनारे चाय बेचने वाला भी आराम से बिना किसी नकद के व्यापार कर रहा था। यह वह डिजिटल क्रांति थी जिसकी चर्चा उसने सुनी तो थी, पर आज अपनी आंखों से देख रही थी। रास्ते में सारा ने एक और अनोखा दृश्य देखा। एक बाई सी डिजिटल स्क्रीन लगी थी जिस पर न केवल तापमान की जानकारी थी, बल्कि यह भी बताया गया था कि सबसे नजदीकी अस्पताल या पानी का केंद्र कहां है। रामू ने बताया कि हमारे यहां अब शहरों में ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां कोई भी राहगीर जाकर आराम कर सकता है और उसे मुफ्त में ठंडा पानी और चिकित्सा सहायता मिलती है। सारा को एहसास होने लगा कि भारत ने केवल ऊंची इमारतें नहीं बनाई हैं, बल्कि उसने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसका पहला वाक्य था, मैं यहां एक नाकाम देश को देखने आई थी, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वह एक विश्व शक्ति का उदय है। गाजी दिल्ली के एक व्यस्त बाजार से गुजर रही थी। सारा ने देखा कि दोपहर के 2 बज रहे थे, सूरज सर पर था, लेकिन बाजार में रौनक कम नहीं थी। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर ठंडे पानी के छिलकाव की व्यवस्था कर रखी थी। हर 10 कदम पर किसी न किसी ने पानी का घजा या पियाऊ लगा रखा था। उसने रामू से पूछा कि ये पियाऊ किसने लगवाए हैं। रामू ने बमे ही भावुक स्वर में कहा कि बेटी, यह हमारे पुरखों की सीख है। सरकार तो अपना काम करती ही है, पर हमारे समाज में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है। चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करता है। हमारे यहां तकनीक और परंपरा कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। यही हमारे भारत की असली ताकत है। सारा की आंखों में एक चमक आ गई। वह समझ गई कि यूरोप की विफलता केवल तकनीक की कमी नहीं थी, बल्कि उनकी सामाजिक सोच की कमी थी। उन्होंने मशीनों पर तो भरोसा किया, पर इंसानियत और प्रकृति के संतुलन को भूल गए। उसने रामू से कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले चलिए जहां मैं आम लोगों से बात कर सकूं। रामू उसे एक सामुदायिक केंद्र ले गया। वहां सारा ने देखा कि बुजुर्ग लोग बट्टे आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। वहां की व्यवस्था किसी बट्टे मॉल से कम नहीं थी। वहां मौजूद एक शिक्षक ने सारा को बताया कि भारत ने अब अपनी ऊर्जा नीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम कोयले के बजाय सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो कम बिजली में ज्यादा ठंडक दे सके। सारा ने वहां के लोगों से बात की। एक 70 साल के बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, हमने वो समय भी देखा है जब पंखे भी नसीब नहीं होते थे, लेकिन आज हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से इस देश की तस्वीर बदल दी है। आज हमें गर्व है कि हमारा भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। उनकी बातों में जो आत्मविश्वास था, उसने सारा के दिल को छू लिया। रात होने को थी। सारा अपने होटल के कमरे में बैठी उन वीडियो को देख रही थी जो उसने पूरे दिन रिकॉर्ड किए थे। उसे महसूस हुआ कि उसने आज एक नए भारत के दर्शन किए हैं। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, जो साहसी है और जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक बदला और लिखा, भारत, आपदा को अवसर में बदलने वाला महानायक। अगले दिन सारा को दिल्ली के मेट्रो स्टेशन जाना था। उसने सुना था कि भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया के बेहतरीन नेटवर्कों में से एक है। स्टेशन के भीतर दाखिल होते ही वह फिर से दंग रह गई। वहां की सफाई और अनुशासन किसी भी पश्चिमी देश के लिए एक सपना हो सकता था। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। मेट्रो के भीतर का सफर सारा के लिए एक सुखद अनुभव था। उसने देखा कि मेट्रो के डिब्बों में न केवल तापमान नियंत्रित था, बल्कि वहां की घोषणाएं और सूचना तंत्र भी बेहद आधुनिक था। उसके पास बैठी एक कॉलेज की छात्रा ने उससे बात शुरू की। छात्रा ने बताया कि वह एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि वह ऐसी तकनीक बनाए जिससे भारत के गांवों में भी इसी तरह की सुविधाएं पहुंच सकें। उस छात्रा की बातों ने सारा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत की असली शक्ति उसके युवा हैं। यहाँ के युवाओं की आंखों में केवल बात सपने ही नहीं हैं,
बल्कि उन सपनों को सच करने का जज्बा भी है। वे केवल पश्चिमी तकनीक की नकल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी समस्याओं के लिए अपने समाधान ढूंढ रहे हैं। सारा ने अपनी यात्रा के दौरान कई और शहरों का भी दौरा किया। उसने देखा कि छोटे छोटे कस्बों में भी बिजली की आपूर्ति अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। लोग अब गर्मी से डरे हुए नहीं थे। उन्हें पता था कि उनके पास वह तकनीक और वह समाज है जो उन्हें हर मुश्किल से बचा लेगा। एक शाम सारा वाराणसी के घाटों पर बैठी थी। वहां उसने देखा कि प्राचीन परंपराएं और आधुनिकता का मिलन कैसे होता है। घाटों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगी थीं और गंगा की आरती का सीधा प्रसारण डिजिटल स्क्रीन पर हो रहा था। वहां के एक पुजारी ने सारा से कहा कि बेटा, शरीर को ठंडक देने के लिए मशीनें जरूरी हैं, पर मन को शांत रखने के लिए संस्कार जरूरी हैं। भारत के पास ये दोनों हैं। पुजारी की इस बात ने सारा के मन की सारी उलझनें सुलझा दी। उसे समझ आ गया कि भारत क्यों सफल है। भारत सफल है क्योंकि उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने अपनी संस्कृति को तकनीक के साथ इस तरह पिरोया है कि वह एक मजबूत ढाल बन गई है। सारा की भारत यात्रा अब समाप्त होने वाली थी। वह वापस हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। इस बार टैक्सी में वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके मन में भारत के प्रति जो सम्मान था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने देखा कि कैसे एक देश ने अपनी विशाल आबादी और सीमित संसाधनों के बावजूद वह कर दिखाया जो अमीर देशों के लिए भी नामुमकिन लग रहा था। हवाई अड्डे पर पहुंचकर उसने रामू को विदा किया। रामू ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन भेंट किया और कहा कि बेटी, इसे अपने साथ ले जाओ। यह हमारे भारत की मिट्टी की खुशबू है। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह यहाँ केवल एक खबर कवर करने आई थी, पर वह यहाँ से एक नई सोच और एक नया नजरिया लेकर जा रही थी। विमान में बैठते ही सारा ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी अंतिम रिपोर्ट पूरी की। उसने लिखा, पूरी दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि वह विनाश की ओर जाएगी या विकास की ओर। अगर दुनिया को बचना है या विनाश की ओर, जानकी 1-2 में अपनी अंतिम कामे पर, तो उसे भारत की ओर देखना होगा। उसे सीखना होगा कि कैसे तकनीक और करुणा मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि वह केवल इतिहास की किताबों में महान नहीं था, वह आज भी महान है और आने वाले कल में भी महान रहेगा। यह कहानी केवल एक देश की नहीं है, यह मानवीय इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता की जीत की कहानी है। जब सारा लंदन पहुंची तो वहां का मौसम अभी भी गर्म था, लेकिन उसके मन में एक सुकून था। उसने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और देखते ही देखते वह पूरी दुनिया में फैल गई। लोग हैरान थे कि भारत में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। सारा को कई इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और हर जगह उसने केवल एक ही बात कही, भारत को समझने के लिए आपको वहां की सड़कों पर चलना होगा, वहां के लोगों से बात करनी होगी और उनकी आंखों में छिपे उस गौरव को देखना होगा जिसे कोई भी आपदा डिगा नहीं सकती। आज सारा का वह वीडियो हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो यह सोचता है कि भारत अभी भी पीछे है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास वह मेधा है, वह साहस है और वह संस्कार हैं जो हमें दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। हमें गर्व होना चाहिए अपनी उस विरासत पर जिसने हमें सिखाया कि कठिनाइयों में भी कैसे मुस्कुराया जाता है। हमें गर्व होना चाहिए अपने उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर जो दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, और सबसे ज्यादा हमें गर्व होना चाहिए उस सामान्य भारतीय पर जो हर रोज अपनी मेहनत से इस देश की नींव को मजबूत कर रहा है। भारत की यह यात्रा अभी थमी नहीं है, यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाला समय भारत का है और हम सब इस गौरवशाली यात्रा के साक्षी हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस महानता को बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत दें जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि दयालु और समृद्ध भी हो। दुनिया आज भारत की शक्ति को सलाम कर रही है और यह सलाम हमारी उस एकता और अखंडता के लिए है जिसने हमें हर तूफान से लालना सिखाया है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली की चकाचौंध और वहां की आधुनिकता को देखने के बाद सारा के मन में एक नया सवाल उठा। उसे लगा कि शायद यह सब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित है। अक्सर पश्चिमी मीडिया में यही दिखाया जाता है कि असली भारत तो गांवों में बसता है जहां गरीबी और पिछड़ापन है। सारा ने सोचा कि अगर वह इस भीषण गर्मी का असली चेहरा देखना चाहती है तो उसे भारत के गांवों की ओर रुख करना होगा। उसे यकीन था
कि वहां उसे वही पुराना बेबस भारत मिलेगा जो सूरज की तपिश के आगे घुटने टेक चुका होगा। उसने अपनी यात्रा का अगला पड़ाव हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को चुना। जब उसकी गाजी शहर की पक्की सड़कों को छोकर देहात की ओर मुही तो चारों तरफ धूल और तपता हुआ आसमान था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसकी आंखों के सामने एक अलग ही नजारा उभरने लगा। सखा के दोनों ओर लहलहाते हुए हरे भरे खेत थे। यह देखकर सारा दंग रह गई। इतनी भीषण गर्मी में जहां यूरोप की घास सूखकर पीली पड़ चुकी थी, वहां भारत के इन गांवों में इतनी हरियाली कैसे संभव है। उसने अपनी गांजी रुकवाई और एक खेत की मेक पर जा खड़ी हुई। वहां उसने देखा कि एक किसान भाई आराम से अपने खेत में पानी दे रहा था, लेकिन वहां न तो कोई शोर करने वाला पुराना पंप था और न ही धुआं उगलने वाला इंजन। वहां तो नीले रंग के बई सौर पैनल लगे थे जो खामोशी से सूरज की आग को बिजली में बदल रहे थे और जमीन की गहराइयों से ठंडा पानी बाहर निकाल रहे थे। खेत के मालिक का नाम हरनाम सिंह था। धूप से झुलसा हुआ चेहरा, सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर एक बही सी पगही। हरनाम सिंह की उम्र 60 के पार रही होगी, लेकिन उनकी आंखों में एक गजब की चमक थी। सारा ने उनसे पूछा कि इतनी गर्मी में आप खेती कैसे कर लेते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि फसल जल जाएगी? हरनाम सिंह ने अपनी मूंछों को संवारा और बां ही धीमे स्वर में कहा कि बिटिया, डर तो उसे लगता है जिसे अपनी जमीन और अपनी मेहनत पर भरोसा न हो। यह सूरज जिसे दुनिया आज अपनी दुश्मन मान रही है, हमारे लिए तो यह वरदान बन गया है। पहले हम बिजली के इंतजार में रात भर जागते थे, लेकिन अब जब तक सूरज चमकता है हमारा खेत पानी से तर रहता है। हमने अब प्रकृति से लड़ना छोड़ दिया है, हमने तो उसे अपना दोस्त बना लिया है। सारा ने गौर से देखा कि हरनाम सिंह जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे वह कोई साधारण सिंचाई नहीं थी। वहां बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन की पाइपें बिछी हुई थीं। हरनाम सिंह ने बताया कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमें सिखाया है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। अब हम कम पानी में ज्यादा की पैदावार लेते हैं। यह सब देख सारा को अपनी उन पुरानी रिपोर्टों पर शर्म आने लगी जिनमें उसने भारत के किसानों को लाचार दिखाया था। तभी हरनाम सिंह का बेटा, जो शायद 20-22 साल का रहा होगा, वहां आया। उसके हाथ में एक आधुनिक स्मार्टफोन था। उसने सारा को बताया कि वह एक ऐप के जरिए मौसम की सटीक जानकारी लेता है। उसने गर्व से कहा कि हमारे देश के उपग्रह जिन्हें इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा है, हमें हर घंटे की खबर देते हैं। कब बारिश होगी, कितनी गर्मी बढ़ेगी, यह सब हमें पहले ही पता चल जाता है। सारा ने पूछा कि क्या यह सब बहुत महंगा नहीं है? उस नौजवान ने हंसकर जवाब दिया कि दीदी, पहले महंगा लगता था, लेकिन जब से सरकार ने हमें तकनीकी मदद और सब्सिडी दी है, अब हर किसान के पास अपनी खुद की बिजली है। हम अब केवल अन्नदाता नहीं रहे, हम अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। हम अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली सरकार को बेच भी देते हैं। यह सुनकर सारा के पैर तले जमीन खिसक गई। वह जिस किसान को अनपाप समझ रही थी, वह अंतरिक्ष विज्ञान और ऊर्जा नीति की बातें कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि भारत का गांव अब वह नहीं रहा जो 60 के दशक की फिल्मों में दिखाया जाता था। यह एक नया भारत है जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ डिजिटल क्रांति की गूंज सुनाई देती है। दोपहर के वक्त हरनाम सिंह उसे अपने घर ले गए। घर मिट्टी और ईंटों का बना था, लेकिन वहां का तापमान बाहर से बहुत कम था। हरनाम सिंह की पत्नी ने उसे मिट्टी के मटके का ठंडा पानी और ताजी छाछ पिलाई। सारा ने महसूस किया कि उस छाछ में जो स्वाद और उस परिवार में जो अपनापन था, वह उसे दुनिया के किसी 7 सितारा होटल में नहीं मिला। वहां बैठे बैठे सारा ने देखा कि हरनाम सिंह की पोती टैबलेट पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। गांव के छोटे से घर में तेज इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा। सारा ने उस बच्ची से पूछा कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। उस बच्ची ने बिना झिझके कहा कि मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती हूं, ताकि मैं और भी बेहतर उपग्रह बना सकूं जो हमारे किसानों की मदद करें। सारा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि भारत की असली ताकत उसकी पुरानी पीढ़ी का अनुभव और नई पीढ़ी का जोश है। यहाँ का हर बच्चा जानता है कि उसे अपने देश के लिए कुछ करना है। यहाँ देशभक्ति केवल नारों में नहीं, बल्कि हर हाथ के काम में झलकती है। शाम को सारा गांव के पंचायत घर पहुंची। वहां उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग और युवा मिलकर एक बड़ी स्क्रीन पर सरकार की नई योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे।
वहां एक स्वास्थ्य केंद्र भी था जहां टेलीमेडिसिन के जरिए शहर के बप्पा डॉक्टर गांव के मरीजों का इलाज कर रहे थे। सारा ने देखा कि कैसे तकनीक ने दूरियों को मिटा दिया है। एक बुजुर्ग वैद्य जी जो करीब 80 साल के थे सारा के पास आए। उन्होंने कहा कि बिटिया, हमने अपनी आयुर्वेद की जड़ों को भी नहीं भुलाया है। गर्मी से बचने के लिए हम आज भी बेल का शरबत और सत्तू का इस्तेमाल करते हैं। हमारी रसोई ही हमारी सबसे बड़ी दवाखाना है। हमने आधुनिक मशीनों को अपनाया है लेकिन अपनी संस्कृति का पल्ला कभी नहीं छोड़ा। सारा ने उन बुजुर्ग की बातों को अपनी डायरी में दर्ज किया। उसने महसूस किया कि पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को काट दिया, लेकिन भारत ने अपनी परंपराओं को तकनीक के साथ इस तरह जोड़ दिया है कि वह एक अभेद्य किला बन गया है। रात को जब वह वापस शहर की ओर लौट रही थी तो उसने देखा कि सड़कों पर जगह जगह सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें जगमगा रही थीं। चारों तरफ एक शांति थी, लेकिन उस शांति में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की धड़कन सुनाई दे रही थी। सारा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत के गांव अब दुनिया को सिखा सकते हैं कि कैसे कम संसाधनों में एक गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जिया जाता है। उसने महसूस किया कि भारत की यह जीत केवल दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की जीत नहीं है, बल्कि यह हर उस गांव की जीत है जहां एक किसान आज भी अपनी मिट्टी से प्यार करता है और अपने देश की तरक्की में यकीन रखता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास अपनी संस्कृति का आधार और विज्ञान का साथ हो तो दुनिया की कोई भी आपदा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। सारा की यह यात्रा अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो पूरी दुनिया को झकझोरने वाली थी। उसने देखा था कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने आधुनिकता का चोला पहनकर खुद को फिर से जीवित कर लिया है। उसे अब इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि आने वाला समय भारत का है। वह भारत जो अपनी मेधा, अपने श्रम और अपनी अटूट इच्छा शक्ति से पूरी मानवता को एक नई दिशा दिखा रहा है। अगले कुछ दिनों में सारा ने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष संस्थानों का भी दौरा किया। वहां उसने देखा कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक बहुत ही कम बजट में वो कारनामे कर रहे हैं जो अमीर देशों के लिए अकल्पनीय थे। उसने महसूस किया कि यह वही जज्बा है जो एक साधारण किसान से लेकर एक बड़े वैज्ञानिक तक हर भारतीय के दिल में धड़कता है। उसकी रिपोर्ट का हर शब्द अब भारत के गौरव की गाथा गा रहा था। उसने लिखा कि भारत को अब किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। भारत ने अपनी पहचान खुद बनाई है। यह एक ऐसा देश है जो संकट के समय रोता नहीं है, यह को बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से उस संकट को ही समाप्त कर देता है। जैसे जैसे उसकी भारत यात्रा के दिन करीब आ रहे थे, सारा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह इस देश को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे यहाँ की हवा, यहाँ की धूप और यहाँ के लोगों के बीच एक ऐसा अपनापन मिला था जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कहीं और नहीं मिला। उसने तय किया कि वह अपनी इस रिपोर्ट को एक किताब का रूप देगी ताकि दुनिया के हर कोने में लोग जान सकें कि असली भारत क्या है और वह क्यों महान है। आखिरी रात को वह फिर से इंडिया गेट के पास बैठी थी। चारों तरफ लोग हंसते खेलते घूम रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सितारे चमक रहे थे। सारा ने अपनी आंखें बंद कीं और उस मिट्टी की खुशबू को महसूस किया जो रामू ने उसे उपहार में दी थी। उसने धीमे से कहा, भारत, तुम सच में अतुल्य हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मशीनों में नहीं बल्कि तुम्हारे लोगों के दिलों में है। भारत की अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में सारा ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। उसने अब तक तकनीक और मशीनों को देखा था, लेकिन अब वह भारत के उस डिजिटल दिल को देखने वाली थी जिसने अमीर गरीब की खाई को पाट दिया था। एक सुबह सारा दिल्ली के एक पुराने और संकरे बाजार में पहुंची। वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ रंग बिरंगे मसाले, चमकते हुए कपड़े और लोगों का शोर था। सारा ने वहां एक छोटी सी रेहड़ी देखी जहां एक बुजुर्ग महिला मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। उस महिला की झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। सारा ने एक छोटा सा खिलौना पसंद किया और जब पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास भारतीय मुद्रा के छोटे नोट नहीं थे। उसने झिझकते हुए उस महिला से पूछा कि क्या वह विदेशी कार्ड लेगी। उस बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए अपनी रेहड़ी के कोने में लगे एक छोटे से क्यूआर कोड की ओर इशारा किया। उसने बड़े ही सहज भाव से कहा
कि बिटिया, कार्ड की क्या जरूरत, बस अपने फोन से स्कैन कर दो, पैसा सीधे मेरे खाते में पहुंच जाएगा। सारा सन्न रह गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक ऐसी महिला जो शायद कभी स्कूल नहीं गई होगी, वह दुनिया की सबसे आधुनिक भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल कर रही थी। उसे याद आया कि लंदन के बड़े शहरों में भी लोग आज भी नकद या कार्ड के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन यहां भारत के एक आम बाजार में डिजिटल क्रांति घर घर पहुंच चुकी थी। यह केवल तकनीक नहीं थी, एक स्पिंटरमेक ऑफ ट्रूडिशन। यह उस आम भारतीय का अपनी सरकार और अपनी व्यवस्था पर अटूट भरोसा था। उसने वहां खड़े एक युवक से बात की जो पास ही चाय की दुकान चलाता था। उस युवक ने बताया कि दीदी, पहले हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब हमारा बैंक हमारे मोबाइल में है। चाहे सरकारी मदद हो या मेहनत की कमाई, सब कुछ पारदर्शी है। अब बीच में कोई दलाल नहीं है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें बस अपना हक और अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए। युवक की इन बातों में जो स्वाभिमान था, उसने सारा को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि भारत का असली विकास ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि इस भरोसे में है कि एक आम नागरिक भी अब व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सारा एक सरकारी अस्पताल पहुंची। उसे लगा था कि वहां वैसी ही अव्यवस्था होगी जैसी अक्सर सुनाई देती है, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। उसने देखा कि वहां के डॉक्टर और नर्सें एक मिशन की तरह काम कर रहे थे। वहां भी अब बीड है, आपको और द एक्सपर्ट। वहां का ताना की मशीनों पर मेड इन इंडिया लिखा था। उसने एक वरिष्ठ डॉक्टर से बात की जिन्होंने उसे बताया कि भारत अब दवाओं का कारखाना ही नहीं, बल्कि नई चिकित्सा तकनीक का केंद्र भी बन रहा है। डॉक्टर ने बने ही गौरव से कहा कि जब दुनिया ने अपने हाथ खींच लिए थे, तब भारत ने न केवल अपने 125 करोड़ लोगों के लिए टीका बनाया, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त में दवाएं और टीके भेजे। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमें इससे क्या फायदा होगा। हमने तो बस यह सोचा कि वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। सारा ने वहां देखा कि कैसे तकनीक के जरिए दूर दराज के गांवों के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा को व्यापार नहीं, बल्कि सेवा माना है। यह उस देश की उदारता थी जिसने दुनिया को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ा। अस्पताल से बाहर निकलते समय सारा की मुलाकात एक सेवानिवृत्त फौजी से हुई। उनके सीने पर कई पदक चमक रहे थे। उन्होंने सारा से कहा कि बेटा, हमने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज का भारत जिस तरह से तरक्की के युद्ध लड़ रहा है, वह देखकर दिल खुश हो जाता है। आज का युवा हथियार से ज्यादा अपनी मेधा और अपनी बुद्धि से देश की रक्षा कर रहा है। हमें अब किसी बाहरी ताकत का डर नहीं है, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हो गए हैं। उन फौजी की बातों में जो जोश था, उसने सारा को गौरवान्वित महसूस कराया। उसे लगा कि वह भी इस महान गाथा का हिस्सा बन गई है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। वह अब अपनी रक्षा प्रणाली खुद बना रहा है और दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। अपनी यात्रा के अंतिम दिन सारा फिर से उसी स्थान पर पहुंची जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह दिल्ली का वह आधुनिक इलाका था जहां शाम की रोशनी में तिरंगा शान से लहरा रहा था। उसने वहां बैठकर अपनी पूरी यात्रा के बारे में सोचा। उसने मानते में माकत बहुत जल्दरा है देखा था कि कैसे भारत के इंजीनियरों ने सौर ऊर्जा से देश को रोशन किया, कैसे किसानों ने अंतरिक्ष विज्ञान का सहारा लिया और कैसे आम नागरिकों ने डिजिटल दुनिया को अपनाया। लेकिन इन सबसे ऊपर उसने जो देखा वह था भारतीय लोगों का संस्कार। उसने देखा कि कैसे एक अजनबी को भी यहां अतिथि देवो भव कहकर सम्मान दिया जाता है। उसने देखा कि कैसे यहां लोग अपनी खुशियों से पहले दूसरों की मदद के लिए हाथ बहाते हैं। उसे समझ आ गया कि भारत की महानता का राज उसकी मशीनों में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति की जजों में है। सारा ने अपना कैमरा चालू किया और अपनी अंतिम रिपोर्ट के लिए बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं यहां एक ऐसी कहानी ढूंढने आई थी जो भारत की कमियों को दिखाए, लेकिन मुझे यहां एक ऐसी सच्चाई मिली जिसने मेरी सोच को ही छोटा साबित कर दिया। भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपनी परंपराओं को बोझ नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाया। उसने आगे कहा, अगर दुनिया को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता से लालना है,
तो उसे भारत के मॉडल को अपनाना होगा। भारत ने दिखाया है कि विकास का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। भारत की यह जीत हर उस इंसान की जीत है जो मेहनत में विश्वास रखता है। जब सारा हवाई अड्डे की ओर जा रही थी तो उसे रास्ते में वही टैक्सी वाला रामू मिला। रामू ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, बिटिया कैसी रही तुम्हारी भारत की खोज? सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू काका, मैंने भारत को नहीं खोजा, भारत ने मुझे खोज लिया है। मैंने यहां आकर खुद को पहचाना है। रामू काका की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही तो हमारे देश का जादू है। जो यहां एक बार आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। हम भले ही गरीब दिखते हों, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। सारा ने रामू काका के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। यह उसके लिए केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उस संस्कृति के प्रति सम्मान था जिसने उसे जीना सिखाया था। विमान की खिड़की से सारा ने नीचे देखा। भारत की जमीन धीरे धीरे ओझल हो रही थी, लेकिन उसके मन में वह तिरंगा और वह लोगों की मुस्कुराहट हमेशा के लिए बस गई थी। उसने महसूस किया कि वह पुरानी सारा नहीं रही जो केवल नकारात्मकता देखती थी। वह अब एक ऐसी पत्रकार बन गई थी जो सच को महसूस करना जानती थी। लंदन पहुंचकर जब उसने अपनी पूरी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी तो एक तहलका मच गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतना बदल चुका है। सारा को कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मिट्टी का बर्तन था जो रामू काका ने उसे दिया था। वह उसे हर रोज अपनी मेज पर रखती थी ताकि उसे याद रहे कि जीवन की सादगी और मेहनत ही असली महानता है। आज सारा का वह वीडियो हर उस भारतीय के लिए एक प्रेरणा है जो अपने देश पर गर्व करना चाहता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी ताकत हमारी एकता में है। हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों, जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं। यही वह एकता है जिसने भारत को हर मुश्किल दौर से निकाला है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिसने शून्य का आविष्कार किया, जिसने योग को दुनिया तक पहुंचाया और जो आज मंगल और चंद्रमा पर अपनी पहचान बना रहा है। हमारा भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक विचार है, एक एहसास है और एक अनंत यात्रा है। सारा की रिपोर्ट का अंतिम वाक्य पूरी दुनिया के कानों में गूंज रहा था। भारत को समझना है तो उसे अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखो, क्योंकि भारत वह देश है जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं और इंसान भी देवता बन जाते हैं। आज का नया भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बचाने के लिए कर रहा है। यह हमारे वैज्ञानिकों, हमारे किसानों, हमारे जवानों और हमारे हर नागरिक की जीत है। हम बन रहे हैं, हम बदल रहे हैं और हम दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। यह गाथा यहां समाप्त नहीं होती, यह तो हर रोज एक नया पन्ना लिख रही है, हर उस भारतीय के हाथ में जो आज मेहनत कर रहा है। भारत का भविष्य सुरक्षित है। हमें बस अपनी इस शक्ति को पहचानना है और निरंतर आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।